नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है पहला पार्ट भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के विषयों पर हमारे कोर्स में। आज जो विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय समाज की विशेषताएं। पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है। अन्य कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी और चीज पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय समाज, भारतीय समाज की विशेषता क्या है और भारतीय समाज के भीतर परिवर्तन किस तरह से लाया गया है और किन चीजों के वजह से यह परिवर्तन आया है। आज का भारतीय समाज हम किसे कह सकते हैं और इस पूरे चीज का निष्कर्ष क्या है, इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज जो है, किससे हम कह सकते हैं कि यह भारतीय समाज है? तो सांस्कृतिक, जातीय, वैचारिक समूहों के सबसे विविध मिश्रण को भारतीय समाज हम कह सकते हैं। अनेकता में एकता और वसुदैव कुटुंबकम जो है, ये चीजें हमारे समाज की सबसे जरूरी विशेषताओं में से दो हैं। तो अनेकता में एकता, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं भारत में, इसीलिए हमें अनेकता में एकता को संगठित करके रखना पड़ता है। और वसुधैव कुटुंबकम से हम पूरी दुनिया को एक ही परिवार के रूप में हम रखना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर हम कुछ चीजों पर चर्चा करें, जैसे कि समाज, अगर हम कहें भारतीय समाज में समाज का क्या मतलब होता है, किसे हम समाज कह सकते हैं? ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो कि एक ही तरह की संस्कृति रखते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, उन्हें हम एक समाज कह सकते हैं। इस तरह के लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं। इनकी संस्कृति एक होगी, जो भी ये करते हैं एक ही तरह की चीजें करते हैं और एक दूसरे से ये बातचीत करते हैं, तो उसे हम समाज कह सकते हैं। तो जब हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो संस्कृति होती क्या है? संस्कृति के पहलुओं को साझा करें तो एक समाज, जैसा हमने देखा कि वो संस्कृति के पहलुओं को साझा करते हैं। जैसे किसी समाज में, जैसे हम हिंदू समाज को ले ले, तो हिंदू समाज में कई तरह के त्योहार हम मनाते हैं। तो जो भी हिंदू समाज में है वे सभी इन त्योहारों को मनाते हैं। तो इस तरह से जो लोग संस्कृति को साझा करते हैं उन्हें हम एक समाज कह सकते हैं। ठीक है। तो भाषा और विश्वास भी जो है एक ही प्रकार की होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक समाज का हिस्सा कहा जा सकता है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। इसमें जैसा हम देख रहे हैं, भाषा, विश्वास, व्यवहार, भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं। तो एक ही प्रकार की संस्कृति रखने वाले समाज, एक ही प्रकार की संस्कृति रखने वाले एक समूह को हम समाज कह सकते हैं। और संस्कृति में क्या क्या आता है वो भी हमने देख लिया। तो परस्परता एक अन्य विशेषता है भारतीय समाज की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लोगों की बातचीत, जो परस्परता है, इसके वजह से ही एक समाज बनता है, जिसमें लोगों की बातचीत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बातचीत नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक समाज नहीं है। जैसे अलग अलग मुल्कों के लोग जो एक दूसरे से शायद बातचीत नहीं करते हो, आजकल तो पूरा हर एक मुल्क के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं हमारे आधुनिक तकनीकों की वजह से। पर जिस तरह से पहले के जमाने में अलग अलग मुल्कों के लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, तो उन्हें एक समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसी तरह से समुदाय के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो एक समूह निश्चित क्षेत्र में अगर वो रहते हों
और एक संस्कृति हो उनकी, एक भावना हो उनकी। और ये जो समुदाय है ये बस्ती, गांव, शहर, जाति या राष्ट्र हो सकता है। तो समुदाय किसे कहते हैं? एक समाज के लोग, एक ही समूह के लोग जो निश्चित क्षेत्र में रहते हों। जैसे भारतीय समुदाय हम कह सकते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी भावना एक ही जैसी है। तो इस प्रकार के एक समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। और ये बस्ती, गांव, शहर, जनजाति या राष्ट्र में व्यापक हो सकता है। तो ये हुआ समुदाय का मतलब। तो इसी प्रकार सामाजिकरण जो है ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक समाज को बनाने के लिए। सामाजिकरण का क्या मतलब होता है? जैसे ही युवा जो आते हैं या फिर छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो परिवार है उनकी समाजीकरण में लग जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें शिक्षित करने लग जाता है। जैसे ही वो शिक्षित होते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि समाज में रहने के लिए, पनपने के लिए उन्हें करना क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं सामाजिकरण में आती हैं और सामाजिकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक समाज के निर्माण के लिए। और इसमें आपको समाज के मापदंडों और मूल्यों को सिखाना पड़ता है जो भी युवा सदस्य होते हैं इस समाज के। ठीक है, तो इन चीजों को हम समाजीकरण कहते हैं। और कानून और नीतियां भी आ जाती हैं। जैसे पुराने जमाने में कानून, नीतियां ये सब चीजें नहीं थी, पर आज के जमाने में पहले तो मापदंड और मूल्यों से ही काम चल जाता था, पर आज के जमाने में कानून और नीतियां भी इस समाजीकरण का एक हिस्सा, बहुमूल्य हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि समाजीकरण ही, जैसा हमने देखा, कि समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और समधर्मी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। विभिन्न धर्मों के कुछ हिस्सों को एकजुट करने को समधर्मी कहा जाता है। ये हमारे समाज में देखा जाता है कि विभिन्न धर्मों के कुछ कुछ हिस्सों को सबने अपना लिया है, और चाहे वो एक धर्म के हो, उन्हें लगता है कि वो एक धर्म के हैं, पर विभिन्न धर्मों की चीजों को उन्होंने अपना लिया है। जैसे जातियां हैं, तो वे जातियां जो है पहले सिर्फ हिंदू समुदाय में, हिंदू समाज में देखी जाती थी, पर ये जातियां अभी बाकी समाजों में, बाकी धर्मों के समाजों में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सब जो धर्म है और समधर्मी जो एक विशेषता है वो भारतीय समाज में देखा जा सकता है। इसी प्रकार और चीजें देखते हैं, जैसे परिपाक होना, मतलब किसी समूह, देश, समाज आदि का हिस्सा बनने या किसी को बनाने को बनाने की प्रक्रिया को हम परिपाकता कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या सबसे ज्यादा मदद करेगा? वो है समाजीकरण। परिपाक जो एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक समूह, देश का हिस्सा बनाते हैं उन सदस्यों को, नए सदस्यों को, उस पूरी प्रक्रिया को हम परिपाक कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृतिकरण जो है ये जाति से संबंधित एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, निचली जातियों को उच्च या प्रमुख जातियों के संस्कार सिखा दिए जाते हैं या फिर वो सीख लेते हैं। और आज के जमाने में जैसा हम देख सकते हैं, इनका जो है संस्कृतिकरण हो जाता है और इस प्रकार उन्हें भी विशेष जो है स्थान मिल जाता है समाज में। तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण वो है जिससे निचली जातियों के जो लोग हैं वो उच्च या प्रमुख जातियों के संस्कारों को सीखते हैं और वे आगे बढ़ते हैं, और जिससे उनका जो स्थान है समाज में वो जरूरी हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ चीजें, कुछ जो विशेषताएं एक भारतीय समाज के, तो वो हमने देखा। तो हमने कुछ जरूरी विशेषताओं की परिभाषा देख ली है। तो सबसे
जरूरी जो विशेषताएं हैं वो अब देख लेते हैं भारतीय समाज में क्या है। सबसे जरूरी एक जो है वो है जाति व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में कास्ट सिस्टम कहा जाता है। तो ये जाति व्यवस्था काफी ज्यादा जरूरी एक विशेषता है भारतीय समाज की। जाति व्यवस्था होती क्या है? तो जाति व्यवस्था में ये होता है कि ये वंशानुगत समूह होता है। तो एक वंश से दूसरे वंश में ये जो है ये व्यापक होता है। एक व्यक्ति ने किसी से शादी की और उनके जो बच्चे होंगे तो वो भी उसी जाति का हिस्सा माने जाएंगे। इस पूरे चीज को हम वंशानुगत समूह कहते हैं। ये एक वंशानुगत समूह है जो जातियों का जो समूह है। तो सामाजिक वर्ग जो है ये निश्चित करता है कि किस प्रकार लोग जो हैं उनके क्या सामाजिक वर्ग होंगे। जैसे ब्राह्मण जो लोग होते हैं उन्हें काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है, समाज का हिस्सा माना जाता है, और बाकी वर्ग जो है उनके निचले वर्ग माने जाते हैं। बाकी जातियों को उनके नीचे देखा जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, सामाजिक वर्गों को स्थापित करता है। और जाति व्यवस्था जो है वंशानुगत समूह है। जाति आधारित समाज की विशेषताएं अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके नाम जो है एक जैसे होते हैं या फिर एक ही होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे नाम के बाद में जो लगता है, या फिर अगर हम साउथ इंडिया में देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि नाम के पहले लगता है। तो जो नाम है ये लगभग एक ही प्रकार के नाम होते हैं या फिर एक ही होते हैं इनके। ये विशेषता है जाति आधारित समाज के। और पारंपरिक व्यवसाय होता है इनका, ये काफी जरूरी विशेषता है। इसके बाद इसी वजह से तो जातियों का उत्पन्न या जातियां उत्पन्न हुई। जैसे उनका जो व्यवसाय है, जैसे कहा जाता है कि निचले वर्ग के लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे, जैसे सफाई वगैरह करने का, तो उन्हें सबसे निचले वर्ग में रखा जाता था। और जैसे पूजा पाठ करने वाले वर्ग जो है ब्राह्मण कहा जाता था उन्हें। तो इस प्रकार उनका व्यवसाय जो था वो स्थिर था। अगला पीढ़ी जो आएगा वो भी वही व्यवसाय करेगा, क्योंकि वो उस जाति के समूह का एक व्यक्ति बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है। तो ये साझा संस्कृति करते हैं और ये हमने देख लिया पहले ही। गतिशीलता के मामलों में अनम्य होता है। गतिशीलता मतलब एक जाति में से अगर आप दूसरे जाति में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो चीज पहले नहीं होती थी। हालांकि अभी गतिशीलता हो गई है, जातियों के बीच में जो है निचली जाति वाले आगे बढ़ सकते हैं, जैसा हमने पहले ही चर्चा की थी। उसी प्रकार एक इनका जो है समरूप समुदाय होता है, एक ही प्रकार का समुदाय बनता है। और हिंदू समाज में व्यापक था, हिंदू समाज में ज्यादातर इसे देखा जाता था जाति व्यवस्था को। इसके मूल जो है हिंदू समाज से ही जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये सारी विशेषताएं जो हैं जाति आधारित समाज को दिखाती हैं। और जैसा हमने देखा, अगर जाति व्यवस्था की बात की जाए तो वंशानुगत समूह होता है इनका, सामाजिक वर्गों को स्थापित करता है। इसी प्रकार और चीजें देखते हैं इसमें। तो जाति व्यवस्था के विशेषताएं देखते हैं। पदानुक्रम होता है इनका, शुद्धता और व्यवसायों के आधार पर इनका जो है पदानुक्रम होता है। जैसे निचले वर्ग के लोग, जैसे हमने देखा था, उन्हें अशुद्ध माना जाता था पहले के जमाने में, और उनका व्यवसाय उस प्रकार का था कि उन्हें अशुद्ध माना जाता था और साफ सफाई वाले काम करते थे। तो इस वजह से
इनका जो है शुद्धता और व्यवसाय के आधारित ये पदानुक्रम होता था। इसी प्रकार सगोत्र विवाह जो है ये इनमें व्यापक है। एक जाति के व्यक्ति को उसी जाति के व्यक्ति के भीतर ही विवाह करना है, ये चीज जो है ये काफी व्यापक थी। एक ही जाति के व्यक्ति या परिवार अपनी जाति में ही शादी कर सकते थे। तो ये चीज जो है ये काफी ज्यादा प्रबल था उस समय। हालांकि आजकल एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति में भी शादी कर रहे हैं, पर वो पहले नहीं था जब ये व्यवस्था आई थी। समाज में विभाजन जो है यह मुख्य रूप से स्तरीकरण को दर्शाता है, जो जातियों की सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। अलग अलग स्तर पर है ये सारे जातियां जो हैं, और इन जैसा हमने देखा इनकी शुद्धता के आधार पर इन्हें ऊपर या नीचे इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होंगी और बाकी देखते हैं। चौथा ये है कि नागरिक और धार्मिक विकलांगता होती है। संपर्क, पोशाक, भाषण और अनुष्ठान, मतलब ये जो है जिस प्रकार के संपर्क रखते हैं एक जाति के लोग, जिस प्रकार के पोशाक पहनते हैं, जिस प्रकार का इनकी भाषाएं होती हैं, वो सब जो है उनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। अगर बदलाव आप लाएंगे तो या तो आपको जो है दंडित किया जाएगा, या फिर आपका जो समाज में आपका नाम जो है वो नीचे हो जाएगा। तो इस वजह से जो आपके संपर्क हैं, पोशाक है, ये चीजें जो है बदलनी नहीं चाहिए। एक जाति व्यवस्था का ये एक विशेषता है। और जो है सामाजिक बुराइयां जो है ये इनमें कहा जा सकता है कि उससे ये स्थापित करता है। जैसे एक व्यक्ति अगर वो उसका जो काम अगर वो शूद्र कहलाता है या फिर अछूत कहलाता है, तो ये जो है आजकल के जमाने में सामाजिक बुराई कहलाता है। तो इन चीजों को बढ़ावा देता है जाति व्यवस्था, ये चीज हम कह सकते हैं। पर हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 14 और 17 जो ये 2 अनुच्छेद हैं, ये इस चीज से बचाते हैं ऐसे व्यक्तियों को। अनुच्छेद 14 जो है सारे व्यक्तियों को एक ही जैसा देखा जाना चाहिए ऐसा कहता है, और अनुच्छेद 17 जो है ये पूरी तरह से अछूत वाली चीज को जो है पूरी तरह से मिटाने की बात कहता है। अगर कोई इंसान किसी और इंसान को अछूत मानता है और इस तरह से उससे व्यवहार करता है, तो वह सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और अपनी याचिका वहां पर दायर कर सकता है। और काफी सारे जो है ये चीजें जो है हमारे संविधान ने इन लोगों के बचाव में बनाई है। तो इस वजह से ये चीज जाति व्यवस्था जो है वो स्थापित करती है, पर इससे इस तरह के लोगों को बचाने के लिए ये अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो ये था पहला जो विशेषता है जाति व्यवस्था। अब दूसरा देखते हैं रिश्तेदारी, विवाह और परिवार। ये चीजें हम आज के भारतीय समाज में देख सकते हैं। तो रिश्तेदारी क्या होती है? रिश्तेदारी रक्त के संबंधों के वजह से या विवाह की संबंधों के वजह से बन सकती है। तो रक्त के संबंधों के वजह से रिश्तेदारी कैसे बनती है? जैसे विवाह हुआ 2 लोगों का, तो उनके बीच में रिश्तेदारी बनी, और इनसे जो इनके जो बच्चे होते हैं तो इनका और इनके माँ बाप का जो है रक्त का संबंध होता है। ये एक प्रकार की रिश्तेदारी है। और ये जो जैसे ये लड़का है जिसने शादी की है, तो ये लड़की के परिवार वालों से जो संबंध बनता है वो विवाह के वजह से बना हुआ संबंध है। तो ये जो संबंध बने हैं इन्हें रिश्तेदारी कहा जाता है।
ये जो है सामाजिक संपर्क और मान्यता का परिणाम है। सामाजिक संपर्क किस वजह से हमें ये रिश्तेदारी बनानी है, तो रिश्तेदारी बनाने का जरूरत है सामाजिक संपर्क को रखना और समाज का एक हिस्सा बनना, ताकि हम अपने आप को जो है समाज में निर्धारित रख सके। तो सामाजिकरण और एकता का रख रखाव करता है रिश्तेदारी। तो सामाजिकरण भी करता है। किस तरह से सामाजिकरण करता है, जैसे ये बच्चे होंगे तो इनके जो रिश्तेदार हैं, मतलब माँ बाप हैं, वो तो इन्हें सिखाएंगे ही, साथ में माँ बाप के परिवार वाले जो हैं वो भी इन बच्चों को सारे समाज के नियम वगैरह सिखाएंगे और अलग अलग तरह के नियम सिखाएंगे, जिससे समाजीकरण होता है। तो रिश्तेदारी क्या होता है, रक्त और विवाह के वजह से निर्धारित जो संबंध होते हैं उन्हें रिश्तेदारी कहा जाता है, और सामाजिक संपर्क के वजह से, और इसकी जरूरत क्या है, सामाजिकरण करना इसका जरूरत है। तो ये चीजें हमने बारे में देख ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिश्तेदारी जो है दो प्रकार की हो सकती है, शादी का परिणाम हो सकता है या फिर रक्त संबंधों का परिणाम हो सकता है। इसी तरह से एक प्रकार की जो रिश्तेदारी है वो विवाह या शादी का परिणाम है, तो इसका सामाजिक निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो है स्थान है। इसी प्रकार विवाह के अगर हम बात करें तो यह रिवाज और कानून द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत होता है। समाज जो है इसे स्वीकृत करती है विवाह को, और इस विवाह के वजह से ही जो है हमारा समाज पनप पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है। तो एक परिवार की निरंतरता को जो है ये सुनिश्चित करता है। तो विवाह जो है ये स्वीकृत एक संबंध होता है एक पुरुष और महिला के बीच का, और परिवार की निरंतरता को ये सुनिश्चित करता है। तो इसी प्रकार विवाह के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है ये। जहाँ भी आप जाएं आपको दिखेंगे लोग विवाह करते हुए, कहीं भी आप जाएं, जितना भी उनका अलग संस्कृति हो, पर विवाह तो हर एक समाज में है ही है। ठीक है, तो इस वजह से इसे सार्वभौमिक कहा गया है। विवाह के विधानों के का प्रभाव क्या पड़ा है वो देखते हैं पहले। काफी विवाहों का दहेज प्रथा जो है वह एक हिस्सा है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ अधिनियम लाया गया था, जिससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया गया। इससे पहले दहेज मांगते हुए महिलाओं के साथ अत्याचार होता था शादी के बाद, तो ये चीजें जो है मिटाई गई इस अधिनियम को लाकर। घरेलू हिंसा अधिनियम से भी इस सारे विवाह के जो पहलू हैं उनमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। इसी तरह से अदृश्य हिंसा जिसे कहते हैं उसे मिटाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। और इसी प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो आया था, उनमें जो बदलाव संशोधन किए गए हैं उससे विवाह को काफी ज्यादा लचीला बना दिया गया है। तो ये परिवर्तन आया है। इसी प्रकार संवेदनशीलता और विवाह को बचाने की जो लोगों की ये है, उस चीज को कम देखा गया है कि वो विवाह को बचाना नहीं चाहते हैं। आजकल वो विवाह को नहीं बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस हिंदू विवाह अधिनियम के वजह से काफी ज्यादा लचीलापन आ गया है इस विवाह के संबंध में। इसी प्रकार बुरी शादियों को जल्द ही जल्द हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि
विवाह का जो संबंध है वो लचीला हो गया है इस अधिनियम के वजह से। इसी प्रकार हम परिवार के बारे में देखते हैं तो विवाह जो है परिवारों के बीच का संबंध भी होता है। तो परिवार जो है समाज का निर्माण खंड माना जाता है और इसमें जो नवजात शिशु आते हैं, बच्चे आते हैं, परिवार में भाषा, व्यवहार, सामाजिक मापदंड सब ये परिवार में रहते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों से सीखते हैं। तो परिवार होता क्या है? पहला चीज वो एक निर्माण खंड होता है। परिवार का क्या जरूरत है? तो वह भाषा, व्यवहार, सामाजिक मापदंड, जो शिशु आते हैं, नए जो व्यक्ति आते हैं परिवार में, उन्हें सिखाया जाता है। परिवार की विशेषताएं इसी के बल पर देखते हैं कि सार्वभौमिक समूह है, हर जगह आपको परिवार मिल जाएगा। सब ये तो जानवरों में भी परिवार देखा गया है, तो ये जो है इंसानों में हर जगह आपको सार्वभौमिक ये समूह है, तो हर जगह आपको यह परिवार जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार साहचर्य द्वारा स्थापित है पति पत्नी के बीच का ये संबंध सबसे जरूरी है, जिससे एक परिवार जो है बनता है। परिवार केवल पति पत्नी के बीच का ही नहीं, एक पति और उनके बच्चों के बीच का संबंध को कह सकते हैं, जो पत्नी है उसके और बच्चों के बीच का संबंध को कह सकते हैं, बच्चों में खुद के संबंध को भी कह सकते हैं। और ये कई पीढ़ियों के लोग भी इस परिवार में एक साथ रह सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के परिवार हैं, जैसे छोटा परिवार होता है वो, और अगर ये परिवार बड़ा हो तो इसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो परिवार के बाकी पहलुओं को देखते हैं। एक परिवार के कार्य प्राथमिक जो उस एक परिवार के कार्य हैं वो देखते हैं। तो संस्कृति संचरण करना परिवार का एक कार्य है। जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं, रिश्तेदारी, विवाह और परिवार जो है संस्कृति को संचार करता है उनके नए सदस्यों में। परवरिश जो है ये एक परिवार में होता है। समाज के साथ मेल जोल बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रकार सामाजिक नियंत्रण जो है वो बनाने में ये मदद करता है। तो सांस्कृतिक संचार होता है, बच्चों का उत्पादन और उनकी जो परवरिश है एक परिवार में होती है, समाज में मेल जोल होता है और सामाजिक नियंत्रण होता है। एक परिवार के कार्य अगर हम माध्यमिक कार्य देख लेते हैं तो कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप में मदद करता है। उसके जो लोग होते हैं वो काम करते हैं और परिवार को चलाते हैं आर्थिक रूप में। शैक्षिक रूप में जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा मिलती है और परिवार के काम करने के चलते उन बच्चों को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर वो अपने दम पर रहते तो उन्हें वो मौका नहीं मिलता, क्योंकि अपने पेट को पालना ज्यादा जरूरी है। तो इसी प्रकार धार्मिक कार्य, जो परिवार के व्यक्ति हैं वो दूसरे व्यक्तियों को धर्म के जो चीजें हैं वो सब सिखाते हैं, जो अंश है वो सिखाते हैं। तो इस प्रकार परिवार के प्राथमिक और माध्यमिक जो कार्य है वो हमने देख लिया। तो ये रहा हमारे परिवार के विशेषताओं के बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है। तो भारतीय समाज में ये सारी चीजें थी पहले, तो ये चीजों में से बहुत कुछ हम आज नहीं देखते हैं। किस वजह से उन अंशों को हम नहीं देख पा रहे हैं? तो भारतीय समाज में काफी परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन किस वजह से आया है वो देखते हैं। भारतीय समाज के परिवर्तन के क्या वजह हैं? तो सबसे पहला हम ये कह सकते हैं, भारतीय समाज में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचय हुआ और इसके वजह से काफी ज्यादा परिवर्तन आया भारतीय समाज में।
तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह जरूरी होता है इस समाज में। आजकल पहले क्या होता था कि एक परिवार के मुखिया जो सबसे बड़े उसमें जो व्यक्ति होते थे उनकी बात जो है सारा परिवार वो मानता था, इसी प्रकार समाज जो है उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत देता था। तो उस परिवार के छोटे बच्चे जो हैं या फिर छोटे व्यक्ति हैं उन उम्र में, तो उन लोगों को जो है पूरी तरह से अपनी बात रखने का या फिर अपनी इच्छा अनुसार का कार्य करने का उन्हें जो है मौका नहीं मिल पाता था। तो अभी क्या हो रहा है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का जो है वो जरूरी हो गया है, और जो सबसे बड़ा इंसान है घर का उसकी बात भी आजकल लोग नहीं मानते हैं। तो ये चीज जो है ये राजनीतिक स्वतंत्रता और उन्हें जो है सभी व्यक्तियों को अपने खुद की इच्छा के अनुसार करने की स्वतंत्रता देता है। तो इस वजह से काफी परिवर्तन आ गया है। इस चीज में तो आया ही आया है कि बड़ों की बातें जो है लोग आजकल नहीं सुनते हैं। और इसी प्रकार से जमींदारी और जागीरदारी जैसे जो पहले के जो चीजें थी, व्यवस्थाएं थी, वो चीजें अभी रही नहीं, और लोग जो हैं खुद से बाहर जाकर काम करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं आजकल। तो इन्हें इन चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस वजह से उनकी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे घर में वे लोगों की नहीं सुनते, वैसे ही बाहर भी लोगों की वो सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद का कमा रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो उन्हें किसी और के सुनने की जरूरत क्या पड़े। इसी प्रकार औद्योगिकरण से भी काफी ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि 19वीं और अंतिम तिहाई जो हमारा 20वीं सदी था उस समय भारत में औद्योगिकरण हुआ, और उसके जो काफी सारे पद थे, जैसे पहला उद्योग 1.0 1.0 कहते हैं इसे। तो मशीनीकरण हुआ, सबसे पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, दूसरा चरण जो था उसमें। तो सबसे पहले मशीनीकरण में मशीन जो इस्तेमाल किए जाने लगे काम के लिए, लोगों की जरूरत कम हो गई। जैसे एक काम है किसी चीज को काटने की, तो वो मशीन में डालकर उसे काटा जाने लगा, और उत्पाद जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने में होने लगा। तो उसे हम चरण 2 कहते हैं औद्योगिकरण का। तो इसमें क्या हुआ कि उत्पाद जो है बड़े पैमाने में होने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लगा, और इससे आगे चलकर जो चीजें आई वो स्वचालित होने लगी, अपने आप ही चीजें चलने लगी पूरी फैक्ट्री में। जैसे आप सबसे पहले कोई सामान उसमें डाल देंगे तो आपको उस फैक्ट्री के आखिर में जाकर उस सामान से जो चीज बनी है उसे आप ले सकते हैं। तो सारी चीजें स्वचालित हो गई तीसरे चरण में। इसी प्रकार चौथे चरण में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो शुरू हो गया, जिसमें और भी ज्यादा स्वचालित चीजें आ गई हैं। तो इस चीज के आने की वजह से लोगों की स्वतंत्रता और बढ़ गई, क्योंकि उनके काम जो है बहुत आसानी से होने लगे। अब जिस चीज के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था वो अब उनके काम कर देता था, बहुत ही आसानी से उनके काम औद्योगिकरण के वजह से हो जाते थे। और औद्योगिकरण के वजह से बहुत ज्यादा जो है लोगों को काम भी मिलने लगा, और वे आर्थिक रूप में बहुत ज्यादा अपने आप को जो है स्वतंत्र बना पाए। तो यह हुआ औद्योगिकरण के वजह से समाज में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के कारण क्या है। ठीक है, तो ये था दूसरा कारण। और औद्योगिकरण के बारे में और थोड़ी चीजें देख लेते हैं कि औद्योगिकरण से पहले क्या समाज का रूप था और औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ। तो कृषि प्रधान समाज था हमारा,
गैर मुद्रिका हमारे में पैसे जो थे वो नहीं थे, मुद्राएं नहीं थी उस समय। कॉइन्स या नोट जो आजकल आते हैं वो उस समय नहीं थे। पहले कृषि प्रधान जो था, सभी जो है कृषि में ही थे, खेत जोतना यही काम ज्यादातर लोग करते थे। हालांकि बाकी लोग भी थे, पर ज्यादातर जो अपने अपना पेट पालने के लिए खेत जोतना और खेतों को देखना वो सभी लोग ज्यादातर करते थे। तो यह इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बाजार जो है वो नहीं था। लोगों ने, एक प्रकार के लोगों ने जो बनाया है वो दूसरे प्रकार के लोगों के पास जाते थे और चीजें जो है एक दूसरे में बांट लेते थे और पे अदला बदली कर लेते थे इन चीजों की। तो ये पहले होता था और बाजार नाम की चीज ज्यादा नहीं होती थी। एक परिवार के बीच व्यवसायों का एक होना, जो भी व्यवसाय करता था एक परिवार, वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चला आता था। तो ये चीज पहले थी औद्योगिकरण के पहले। और इनकी जो प्रणाली है वो अलग थी। जो हम मान रखते थे, जिसे अंग्रेजी में वैल्यूज कहते हैं, वो अलग थे। बड़ों का अधिकार होता था बच्चों को जो सही गलत बताने का, और आजकल वो नहीं है। परंपरा की पवित्रता होती थी उस समय, और समझदारी के खिलाफ। तो ये चीजें कभी कभी हमें समझदारी के खिलाफ भी लग सकती हैं कि हमेशा बड़ों का ही आदर क्यों करना है। बड़े जो कहते हैं वो गलत भी हो सकता है, समझदारी के साथ नहीं कहते हैं कभी कभी, तो वो भी हो सकता है। पर ये चीज जो है उस समय मानी जाती थी। तो औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, आर्थिक बदलाव क्या क्या आए। काम में विशेषज्ञता होने लगी, मतलब लोग अलग अलग तरह के काम करने लगे और सिर्फ कृषि में ही नहीं रहते थे, पेड़ पौधे उगाने में ही नहीं रहते थे, वो अलग अलग तरह के काम करने लगे। जैसे औद्योगिकरण के समय जो है उन्हें काम फैक्ट्रियों में ज्यादातर मिलने लगा। उसी प्रकार से व्यावसायिक जो इनकी गतिशीलता है वो बढ़ने लगी। अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण हो गया, कॉइन्स और नोट जो है ये सारी चीजें आ गई बाद में अर्थव्यवस्था में। पहले जो चीज नहीं थी, हम बस अदला बदली कर लेते थे, पर अभी ये मुद्राएं आ गई थी। इसी प्रकार रिश्तेदारी और व्यावसायिक इनकी जो है संचारणों में के बीच की कड़ी जो है टूटने लगी। तो रिश्तेदारी और व्यवसाय के बीच की कड़ी थी पहले, जिस तरह से एक परिवार जो है एक ही प्रकार का काम करता था। अगर वो कृषि में है तो वो कृषि से संबंधित काम ही करते थे। पर ये चीज अभी जो है नहीं रही। जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से, उन्हें जो भी जिस भी प्रकार का व्यवसाय करना है वो करते थे, या फिर किसी के नीचे काम करना है तो वो करते हैं आजकल औद्योगिकरण के वजह से। तो स्वतंत्रता बढ़ गई है ये कह सकते हैं। समाज शास्त्री जो है परिवर्तन हो गए हैं। तो समाज में क्या परिवर्तन हो गए हैं, धर्मनिरपेक्षता आ गई है। तो अलग अलग तरह के धर्म जो है वो एक साथ रहने लगे हैं, और इसके लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज भी बहुत ज्यादा प्रबल हो गई है अभी। तो ये चीजें थी हमने जो देखी। और औद्योगिकरण के परिणाम जैसे हमने देखा वो क्या है, तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास होने लगा। वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, शहरी क्षेत्रों में जाने लगे। शिक्षा का प्रसार हुआ और मजबूत जो है केंद्रीकरण, राजनैतिक संरचना शुरू हो गई। जो पहले क्या होता था कि मुद्राएं नहीं थी, पैसा जो है वो नहीं था, कॉइन्स नोट वगैरह नहीं थे। उस समय लोग जो है बहुत ज्यादा बुरे कामों में अपना जो है वक्त नहीं बिताते थे। आजकल सबका यही है कि वो पैसे सब ज्यादा से ज्यादा कमा ले, तो इस चक्कर में लोग गलत गलत काम कर लेते हैं, जिस वजह से
जो है राजनैतिक संचारण संरचना जो है वो बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए, और जो पुलिस व्यवस्था की भी जरूरत पड़ने लगी इसके बाद से। तो शहरीकरण भी हुआ है जिसके वजह से परिवर्तन आए हैं। तो शहर की आबादी जो है वो बढ़ने लगी, परिवार, रिश्तेदारी, जाति और विवाह आदि में भिन्न प्रकार के जो है शहर के लोग रहने लगे, और ये शहरीकरण के वजह से हुआ। अंतर जातीय विवाह जो है वो होने लगा, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से विवाह करने लगे। सामाजिक मापदंडों का जो है ये कम होने लगा विवाह में, और वो जिस तरह से उनका मन करता था उसी प्रकार वो शादी करते हैं आजकल। और नारीवाद जो है वो बढ़ गया, नारी का जो स्थान है वो समाज में बढ़ने लगा, क्योंकि अब नारी जो है वो आर्थिक रूप में अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रबल देखने लगी, और इस वजह से नारी को जो है पुरुष के साथ साथ कदम मिला के चलने की जो है उन्हें जरूरत महसूस होने लगी अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो शहरीकरण की वजह से ये सब हुआ। संस्कृतिकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं। जाति व्यवस्था में जो स्थिति परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार जो निचली जाति के लोग हैं वो उच्च जाति में आने लगे हैं, उनकी जो मूल है उन्हें अपनाते हुए और अपना जो है संस्कृतिकरण करते हुए। तो ये चीज हम देख चुके हैं। पश्चिमीकरण जो है उससे शिक्षा, भोजन आदि के जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं वो बदलने लगी, और परिवर्तन आया है शिक्षा, भोजन की आदतों में, आदि चीजों में। तो ये चीजें हमने देखी। और आधुनिकरण के वजह से क्या हुआ वो देखते हैं। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है हमारा और तर्क संगत हमारी दृष्टिकोण है वो जागृत होने लगी। हम ये कहने लगे कि अगर कोई बड़ा जो है वो गलत बोलता है तो उसकी बात हम क्यों माने। तो ये हो गया एक तर्क संगत दृष्टिकोण। तो ये जो है वो आ गया आधुनिकरण के वजह से। जिस तरह से लोग पढ़ाई करने लगे ज्यादा से ज्यादा, तो उन्हें पता चलने लगा कि क्या सही है क्या गलत है अलग अलग समाजों में। इस वजह से तर्क संगत इनकी बातें होने लगी, तर्क संगत दृष्टिकोण बन गया इनका। सामाजिकरण, गतिशीलता हो गई। एक जो जाति के लोग उसी जाति में रहेंगे इस तरह से जो चलता था वो चीज नहीं है अभी। एक जाति के लोग अभी जाति हालांकि भारत में कई जगहों पर बहुत ज्यादा प्रबल है जातिवाद, और ये सब न्यूज में भी हम कई बार देखते हैं, पर ये चीज जो है कम हो गई है इन कारणों की वजह से, ये हम कह सकते हैं। ये जाति व्यवस्था को और अधिक लचीला बना गया। तो जाति और राजनीति में क्या जो है बदलाव है। तो राजनीतिक पदों पर जो निचले जातियों के लोग हैं वो भी जाने लगे राजनीतिक पदों पर और अपनी बात रखने लगे, लोगों को समझाने लगे। तो इस वजह से इनका जो है परिवर्तन होने लगा। राजनीतिक पदों पर निचले जातियों के लोग कैसे गए, क्योंकि सभी को एक समान मान्यता दी जाने लगी थी, दी जाने लगी है आजकल के समाज में भारत के। इसी तरह से विधायी उपाय में क्या हुआ, तो दलितों के हितों की रक्षा होने लगी। तो जैसा हमने देखा जाति और राजनीति के वजह से ये चीज भी हुई है। तो हम ये देख लेते हैं कि जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। हमने कारणों को देख लिया, किस वजह से परिवर्तन आया वो देख लिया। अभी हम एक एक चीज जो हमारे समाज की है उसमें परिवर्तन किस वजह से आया वो देखते हैं। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से आया, तो अंतर जाति विवाह होने लगे। जैसे अनुच्छेद 14 है उसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि कानून जो है पूरे के पूरे समाज के हर एक व्यक्ति को एक ही दृष्टिकोण से, एक ही प्रकार, एक ही स्तर पर रखकर देखता है। ये अनुच्छेद 14 जो हमारा संविधान है उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 15 के वजह से जो है
लोगों को अलग अलग धर्म, जाति पात, लिंग, इन सब चीजों के बुना इस पर हम लोगों में जो है फर्क नहीं कर सकते। तो वो चीज जो है अनुच्छेद 15 में दी ही हुई है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 को अगर हम देखें तो सार्वजनिक रोजगार जो है वो लोगों को, सभी लोगों को मिलना चाहिए रोजगार, इस तरह से अनुच्छेद 16 में दिया गया है। किसी में भी भेदभाव नहीं करना है रोजगार से प्रति चीजों में, ये कहा गया है अनुच्छेद 16 में हमारे संविधान में। तो यही अगर हम देख ले तो रीढ़वादी मानसिकता, जैसे पुराने जमाने की मानसिकता है उसमें बदलाव आ गए हैं, लोग उसे ठुकराने लगे हैं आजकल कि पुराने जमाने की मानसिकता नहीं रखो, और जो जाति वगैरह है इसमें भी काफी ज्यादा बदलाव आ गया है, खाने की आदत, इन सारी चीजों में बदलाव आ गए हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखें विवाह की संस्था में किस प्रकार परिवर्तन आए हैं, उद्देश्य में परिवर्तन, विवाह का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये एक धर्म होता था कि आपको विवाह करना ही करना है, तो आजकल लोग अपने हिसाब से अगर उनका मन करता है तो वो विवाह करते, वरना नहीं करते, वो हो गया आज का समाज। तो विवाह के रूप में परिवर्तन आया है, बहु विवाह जो है वो नहीं होता, एक से ज्यादा व्यक्ति को आप के साथ आप विवाह नहीं कर सकते हैं, हालांकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो है कानून बने हुए हैं, पर ये चीज जो है ये लोग समाज में सही नहीं मानते हैं आजकल। इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप, जैसे एक लड़का लड़की जो है बिना शादी के एक साथ रहकर एक दूसरे को समझने के बाद वो शादी करे, इस तरह के जो संबंध हैं उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट में कहा था कि इस तरह के संबंध अनुच्छेद 21 जो हमारे संविधान में है, हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने जीवन को चलाने का जो है उन्हें देता है ये। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 21 के हिसाब से मान्य है पूरी तरह से, तो लोग एक साथ रह सकते हैं बिना शादी के, और शादी के बाद, इसके बाद वो ये तय कर सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। तो तलाक संख्या में वृद्धि हो गई, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उनकी शादी जो है वो गलत जगह हो गई है तो तलाक जल्दी से जल्दी वो ले रहे थे। तो ये विवाह के परिवर्तन है। आयु में परिवर्तन हो गया, पहले छोटे बच्चों के विवाह कर देते थे, तो उस चीज को जो है अभी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, और वो जो है पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसी प्रकार अगर हम देखें परिवार में और क्या क्या जो है परिवर्तन आए हैं वो देखते हैं। तो परिवार में क्या हुआ है, पारिवारिक संरचना में जो है परिवर्तन आए हैं, क्योंकि परिवार के कुछ ही सदस्य आजकल काम करते हैं। पहले तो ज्यादातर परिवार के लोग काम करते थे और कृषि प्रधान जैसे हमने देखा देश था, तो पौधे लगाने में और इसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते थे। पर आजकल अगर एक दो सदस्य परिवार के काम करे तो इतना वो कमा लेते हैं कि अपने परिवार को चला सके। इसी प्रकार फैक्ट्री रोजगार के वजह से लोग स्वतंत्र हो गए, आर्थिक रूप से भी वो स्वतंत्र हो गए, अपने आप काम मांगने जाते हैं और काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, तो किसी और की बात उन्हें सुनने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से परिवार में जो है परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार से विधायी उपायों में क्या परिवर्तन आया, तो बाल विवाह जो है इसका जो अधिनियम आया था, और हिंदू विवाह का जो अधिनियम है, और शिक्षा की लंबी अधिक, तो इन अधिनियम के वजह से जो विवाह का जो उम्र है उसको बढ़ा दिया गया था। इस वजह से लोग जो है ज्यादा समय तक, ज्यादा आयु तक शिक्षित अपने आप को कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी उन्हें विवाह करने की, शादी करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से
विधवाओं पर जो अधिनियम आया था, इससे जो औरतें हैं जिनके जो विधवा हो जाती हैं, उनका जो मान है वो समाज में बढ़ गया। पहले ऐसी औरतों से लोग बात भी नहीं करते थे, समाज का हिस्सा नहीं मानते थे उन्हें। पर इस चीज में अगर तर्क संगत हम बात करें तो औरतों का कोई हाथ ही नहीं है, तो उनसे इस प्रकार का व्यवहार क्यों करना है। इस तर्क पर जो अधिनियम आया और इस चीज को बढ़ावा दिया गया कि ऐसे औरतों को भी आगे बढ़ना देना चाहिए। तो ये जो है, और इसके बाद संयुक्त परिवार जो है ये भी कम होने लगा। लोग एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, दूसरों की बातें क्यों सुने एक साथ रह के। तो इस वजह से वो अलग अलग छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे। तो ये चीजें हुई। पश्चिमी मूल्य जो है इन्हें ज्यादा से ज्यादा हम जो है एक परिवार में बहुत ज्यादा अपना रहे हैं। इसी प्रकार शहरीकरण का प्रभाव क्या हुआ संयुक्त परिवार नहीं है, परमाणु छोटे छोटे परिवार आजकल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार विवाह प्रणाली में क्या परिवर्तन आया, धार्मिक मामला नहीं रह गया। जैसा हमने देखा, आपको पसंद है तो शादी करो वरना मत करो। इसी प्रकार आधुनिक विवाह जो है वो मुखिया के, तो आजकल के परिवार में लोग मुखिया जो है घर का उसका नहीं सुनते हैं, उन्हीं के बात सुनना है। इस प्रकार जो पहले था वो अब नहीं रह गया है। जैसे हमने देखा पश्चिमी मूल्यों के वजह से चीजें बदल गई हैं और महिलाओं की स्थिति में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। पहले महिलाओं को किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता था, बस घर के काम करते रहो। पर आजकल महिलाएं हर तरफ पुरुषों के साथ साथ कदम मिलाकर चल रही हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखें कि समाज में कुल मिलाकर क्या बदलाव आए हैं, तो सामाजिक बाधाएं जो हैं, सामाजिक बाधाएं जैसे रीढ़वादी सोच, पुरानी सोच के लोग, वो सब में बदलाव आ गया है। सांस्कृतिक बाधाएं जो थी जैसे अंधविश्वास, ये सब चीजें जो है वो नहीं है। राजनीतिक बाधाएं जैसे बड़े जमींदार, ये सब लोग भी आजकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आर्थिक बाधाएं जैसे भौतिकवाद, जो लोग जो है वो मिलेंगे हमें। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक बाधाएं जैसे परंपराओं के लिए मनुष्य का प्यार जो है वो भी कम होने लगा और लोग अलगाव जो है वो बढ़ने लगा समाज में। तो अगर इस प्रकार हम आज के भारतीय समाज के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं आज का भारतीय समाज जो है सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। कह सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों से अभी भी ग्रस्त है, हालांकि हमने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, फिर भी बुराइयों से ग्रस्त है। जैसे जाति पात से संबंधित, धर्मों से संबंधित जो बुराइयां हैं वो सारी चीजें भी अभी प्रचलित है। जैसे बालिकाओं को अभी भी एक बोझा माना जाता है, ये जो है सामाजिक बुराई है। तो ये भी अभी भी है हमारे समाज में। और संयुक्त परिवार जो है वो भी कम देखा जा रहा है, परंपराओं पर सवाल उठाया जा रहा है आजकल। और जो भीड़ धर्म भीड़ धर्म लोग जो हैं वो अपने हाथों में ही पूरा जो है न्याय और सारी चीजें ले लेते हैं। और जिन लोगों को उन्हें वो देखते हैं, जैसे बच्चा चोर ऐसे कहा गया था बीच में और लोगों को मार दिया जा रहा था, अंग्रेजी में इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा आजकल चल रही है। तो ऐसा आज का समाज जो है परिवर्तित हो गया है, पर भी हमारी जो सामाजिक बुराई हैं वो नहीं गई हैं समाज में से। तो और हम ये कह सकते हैं समय की आवश्यकता, विविधता में एकता जो है हमारे समाज में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय की आवश्यकता है कि विविधता में एकता हम लेकर आए, जो हमारा मूल्य है हमारे समाज का। इसी के साथ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा
विविधता है और एकता में विविधता है। एकता और विविधता एक साथ ही हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। परिवार जो है समाज का एक मूल इकाई है। शिक्षा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो है एक भूमिका निभा सकता है, जिससे हमारा समाज जो है बहुत ही सही दिशा में जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसलिए समाज को ऐसे लोगों के एक बड़े समूह को कहते हैं, जिसमें लोगों के जो है ये समाज अभी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गतिशील बन गया है। किन वजहों से? औद्योगिकरण, शहरीकरण, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा गतिशील बन गया है। तो ये था हमारा समाज की विशेषताओं पर पाठ। धन्यवाद आपका। और कोई और आपकी जो है आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।